नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मनी 9 के इस खास शो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी ये वही मामला है जिसके हम और आप हमेशा दो चार होते रहते हैं। ये देखिए, देश के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपका जो सरोकार कहिए कि जिंदगी और आपके जेब से जुड़ा हुआ होता है। चर्चा का विषय है साइबर फ्रॉड। देखिए, देश भर में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। इस फ्रॉड की वजह से देश के लाखों लोग अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा रहे हैं। ये क्राइसिस इतनी बड़ी है कि सरकार, पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज के इस वेबिनार में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या, फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ये समस्या जो है कितनी बड़ी है, पुलिस, इन्फोर्समेंट एजेंसियां और फोन पे इसे रोकने में कैसे मदद कर रही हैं। अब इस पूरे मामले को विस्तार से आसान भाषा में समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर रक्षित टंडन सर, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अनुज भंसाली साहब, हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी फोन पे। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल सर रक्षित सर से आपसे है कि देखिए, डिजिटल फ्रॉड्स जो हैं देश के सामने जो है मौजूद सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। सबसे पहले तो आपसे साइबर फ्रॉड की गंभीरता के बारे में समझना चाहिए। गंभीरता तो ये है कि अगर हम देखें तो 2023 के मुकाबले 206% मामले बढ़े हैं 2024 में। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में करीब 22,845 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी हुई जी, और जिसमें करीब 36 लाख मामले हमारे पास आए। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में 10,000 मामले करीब दर्ज हुए। तो ये इस बात को बताता है कि ये कितना गंभीर है। तो गंभीर तो यह बहुत हो चुका है जी। और दूसरा ये कि ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं, इन्होंने भी अपनी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो बदल ली है जी। जब शुरुआत देखें तो सन 2006-07 में जब ये शुरुआत हो रही थी फ्रॉड्स की, तो एक नाम भी सुना होगा सबने, जामतारा। ये जामतारा सीरीज़ भी बनी थी इस पर, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से ये करते थे। तो वो एक उस लेवल से शुरू हुआ था और आज ये एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब ये देश के बाहर इसकी बाउंड्रीज चली गई हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गुरुग्राम पुलिस और साइबर पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो इस समय के सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। जी। तो ये गंभीर तो है साहब, इशू बहुत गंभीर है जी। सर, ओपनिंग रिमार्क अनुज सर हम आपसे भी लेना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं सर पूरे मामले को? सर, साइबर फ्रॉड जो अभी रक्षित जी ने बोला बिल्कुल सही बात है। 22 से 23 हज़ार करोड़ छोटा अमाउंट कहीं नहीं है ये। और हमारे जितने लोग हैं डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट किया। आज अगर हम भारत देश में देखें जी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आया है। कहीं ना कहीं पिछले 7-8 साल के अंदर हमने हज़ारों % का इसका इंक्रीमेंट हुआ है। और कहाँ कैश को छोड़ के हम सीधा डिजिटल पेमेंट्स पे आ गए। तो डिजिटल पेमेंट पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इंसान का अगर एक बार भरोसा टूट जाता है जी, तो वो पेमेंट्स की दुनिया से फिर बाहर होने की कोशिश करता है। इसलिए भले ये कम हो नंबर, अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो मान लीजिए अगर ये 0.1% हुआ या 0.5% भी होगा, फिर भी ये एक बहुत गंभीर विषय है। ओके। अब अनुज सर, हम लोग देखते हैं कि अगर देश में हर तीसरा व्यक्ति अगर देखा जाए सर वो फ़ोन पे का इस्तेमाल करता है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि सर फ़ोन पे कैसे सुनिश्चित करता है कि हर एक पेमेंट जो है वो बहुत सेफ हो, सिक्योर हो, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो? फ़ोनपे कंपनी ने हमेशा से अपने कस्टमर्स, अपने यूज़र्स के लिए सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा है। और उसी चीज़ को करने के लिए हम रियल टाइम में कम से कम 200 से 250 चेक करते हैं हर ट्रांजैक्शन पे। अगर कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि 200 करोड़ या 20 करोड़ ट्रांजैक्शन हो तो हम लोग उसके कम से कम 100 करोड़ इवैल्यूएशन करते हैं एक दिन में। ओके। और उसके अंदर हम 15 से 20 मिली सेकेंड में इवेल्युएट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं जी, फ़ोन पे ऐप के अंदर जब आप ऐप खोलते हैं तभी से हमारा फ्रॉड सिस्टम चालू हो जाता है। हर चीज़ जो आप एक ऐप पे करते हैं वो हमारे फ्रॉड सिस्टम के थ्रू जाती है। वो उसके अंदर आपकी प्रोफाइल कब, क्या, कैसे और किसको, इन 4 पहलुओं को देखता है। आप कब किस समय पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ दिन में करते हैं और ये रात को 2 बजे पेमेंट हो रहा है तो ये आपकी प्रोफाइल से थोड़ा अलग है। कैसे पेमेंट करें, आपने एक QR को स्कैन किया है, आप किसी वेबसाइट पे है, आपने कोई कलेक्ट कॉल को अलाउ किया है, आप किसको कर रहे हैं, ये एक जाना पहचाना मर्चेंट है
या फिर कोई आपके नोन पर्सन है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई एक अज्ञात व्यक्ति है जिसको ये पेमेंट जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करके रियल टाइम के अंदर इवेल्युएट करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस को रोकते हैं, कुछ जगह पे हम वार्निंग दिखाते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन होने के बाद परेशानी नहीं आए। जी। अब जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक खास निवेदन है, अनुरोध कहिए कि आप प्लीज़ अपना जो कैमरा है उसको ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको ऑन स्क्रीन ला सकें और आपके जो सवाल हैं उसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी माइक और वीडियो, प्लीज़ ये दोनों ऑप्शन जो है उसको आप ओपन कर लीजिए। अब रक्षित सर, आपका रुख करते हैं। देखिए, पिछले 1-1.5 साल में सर हम लोगों ने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले हों या साइबर फ्रॉड के मामले हों या बहुत सारे फ्रॉड्स के मामले जो हम लोगों ने देखे, वो उस पर बहुत ही अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। क्या सर ये समस्या हमारे देश में ही है या विदेशों में भी या अक्रॉस द ग्लोब ये समस्या हमें देखने को मिल रही है? आपसे समझना चाहेंगे। विशाल जी, ये सब जगह है और सब जगह इसमें बढ़ोतरी आ रही है और स्कैम्स और फ्रॉड्स कहीं नहीं रुके हैं, वो यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, और बिल्कुल कुछ तो सिमिलर इन नेचर्स हैं। जैसे अभी हमें सूचना मिली यूरोप में किसी से कि वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ एक C2C साइट कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिस पे एक कंज्यूमर अपनी पुरानी चीज़ दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है, वैसे ही एक वहाँ की बहुत प्रचलित साइट है, उस पर भी वहाँ भी इस तरह के फ्रॉड्स देखने को मिले। तो सही, फ्रॉड सब जगह हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन में जो क्रांति आई है और जो हमारी पॉपुलेशन है, या अगर आज हम कहते हैं, दावा करते हैं कि 80 से 100 करोड़ लोग हमारे डिजिटल हैं, ऑनलाइन हैं, तो उसमें जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो जहाँ वही वाली बात है कि अगर रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो वो वाला फ़र्क है, बाकी फ्रॉड्स तो सब जगह बढ़ रहे हैं। जी। अब सर देखिए, अगर मैं वॉल्यूशन की मैं बात करूं या जिस तरह से मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब तो यूपीआई की जो लिमिट है रक्षित सर, उसको भी बढ़ा दिया गया है। कहा गया है कि पहले 1000, 2000 या 50,000 के आसपास होती थी, अब उस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया। तमाम जितने भी जो पर्पसेस हैं, कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या किसी को बिल पे करना है, तो वो लिमिट पहले जो था कि 50,000 के आसपास आदमी स्टक हो जाता था, 1 लाख 2 लाख के आसपास जो थी वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती थी। अब कहा गया कि नहीं भाई, अब चलिए आप 5 लाख तक के आसपास भी आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये भी जो भले लिमिट बढ़ गया हो रक्षित सर, लेकिन टेंशन भी बढ़ गई है। लेकिन नहीं, बिल्कुल बढ़ी है, टेंशन बढ़ी है। लेकिन मैं बताऊं, जैसे अनुज जी बता रहे थे कि जो अब प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं इसको, कि अपनी उन पुराने केसेस और गलतियों से सीखना, मतलब अब ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिक्स करना। आपने इंडियन कस्टमर का बिहेवियर समझ लिया। मैं अपना ही उदाहरण छोटा सा देता हूँ। हमसे अभी गलती से, जल्दबाजी में कह लीजिए, अंधेरे में कह लीजिए, और चश्मा नहीं लगाता, हमने अपने फ़ोन पे ऐप में पिन गलत डाल दिया। ओके। उसने कहा नहीं, अब आप नहीं चला सकते, अपना पिन बदलिए। हमने फ़ौरन अपने OTP वगैरह लेके पिन बदल लिया, और हमें बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करना था। उसे लगा कि ये तो गड़बड़ है, पासवर्ड बदला गया इनका। उसने मेरे को कहा कि आप पहला ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो फिर मुझे अपने परिवार में किसी को बोलना पड़ा कि भाई तुम कर दो, क्योंकि मेरा तो इस समय UPI जो है वो लॉक्ड है इतने घंटे के लिए। तो अब मुझे एक लिमिट मिल गई। उसने कहा कि आप 24 घंटे तक 5,000 से ऊपर एक बार में टोटल में दे ही नहीं सकते, भले ही आपको 6 देने नहीं दे सकते, 7 देने नहीं दे सकते। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। और मैं जानता हूँ, बल्कि उस दिन तो मैं फ़ोन पे बात करते करते किसी को पेमेंट करना था, मेरे पे वार्निंग आ गई। उसने कहा नहीं साहब, आप कॉल पे हैं, आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं? तो ये जो सुविधाएं हैं, ये उन डेटरेंट करती, मतलब ये रोकती है, एक तरह का रुकावट है ये उन लोगों के लिए जहां वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हों। ठीक है, लिमिट बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये पाबंदियां भी हैं कि अगर मेरा फ़ोन हैक हुआ है या मेरे फ़ोन में ऐसा कोई ऐप चल रहा है जो मेरी स्क्रीन देख रहा है, तो वो ऐप चलने ही नहीं देता है। ये अब जो नई सुविधाएं आई हैं, इससे बचाव भी हो रहा है। अनु सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बात बिल्कुल सही की है रक्षित जी ने। तो देखिए, मैं उदाहरण थोड़ा सा अलग दूंगा जी। मालगाड़ी भी चलती थी, आपकी राजधानी भी चलती थी, और अब वंदे भारत भी चलती है। स्पीड बढ़ गई है, उसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, बट जैसे जैसे देश ग्रो होगा उसी तरह की फैसिलिटीज़ हमको देनी पड़ेगी। आज UPI एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और पूरी दुनिया में इस तरह का कोई इकोसिस्टम नहीं था। वहाँ से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो हम लोगों को सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। उन सुविधाओं के साथ साथ हम लोग कंटिन्यूसली इन चीज़ों पे काम करते रहते हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएं। तो जो उदाहरण दे रहे थे कि आपके पीछे अगर जैसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, अब वो क्यों आया, क्योंकि हम लोग फ्रॉड एनालाइज करते थे कि क्या हो रहा है। तो किसी ने कोई फ्रॉडस्टर आपको कन्विंस कर रहा है कि अरे मैं आपका
रिश्तेदार बोल रहा हूँ, या फिर मैं आपका बेटा यहाँ फंस गया है, आप इस तरह से पैसे भेज दीजिए। हॉस्पिटल में हूँ सर। हाँ, तो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं हम इसको। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि काफ़ी लोग जो हैं वो उस टाइम डर जाते हैं। उस टाइम वो भले 10 सेकंड का एक पॉज मिले ताकि आप सोच पाए, लेकिन क्या है, जल्दबाजी में उस टाइम पेमेंट करें। तो हमने इस तरह से डिटेक्शन करके वहाँ पे उनको एक पॉज देना शुरू किया, 5 सेकंड 10 सेकंड, ताकि आप एक बार वापस से सोच लें। सोचने के बाद आपका उसमें से, अब जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए जब हमने ये लॉन्च किया था काफ़ी लोगों को समझ आया, बट धीरे धीरे हमने कहीं ना कहीं देखा कि उसमें काफ़ी प्रतिशत लोग पेमेंट्स को डिक्लाइन करने लगे। ओके, अब अनु सर एक सवाल आपसे और भी है कि क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है सर जिससे आप कोई जो सस्पिशियस एक्टिविटी है या कोई ट्रांजैक्शन है उसको आप लोग तुरंत फ्लैग कर पाएँ, उसको डिटेक्ट कर पाएँ सर? बिल्कुल है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। प्लीज सर। एक जनता जो है सर उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझती है। एक जो हमने सबसे पहले एक फ्रॉड ट्रेंड देखा था, ये लगभग 2019 या 20 की बात होगी, कि आपको कोई फ़ोन करके बोलता था कि इस नंबर पे आप पैसे भेज दीजिए, या ये नंबर आप इस जाके इस मोबाइल के सेक्शन में डालिए ऐप के अंदर, आपको इससे पैसा रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ हरकतें करते थे। अब लोग नहीं समझ पाए कि पैसा रिसीव करने के लिए पिन नहीं डालना पड़ता है, आपको अपने आप आ जाएगा। तो हमने वहाँ पर क्या एक छोटी सी चीज़ की कि अगर वो नंबर नया है, पहली बार आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको आधी स्क्रीन ब्लॉक हो जाती है और उसमें बहुत साफ लिखा हुआ आता है आपने इस व्यक्ति के साथ आज तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये व्यक्ति पहली बार आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, आप श्योर है तो आप आगे बढ़िए। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा, हम देश के बहुत सारे जितने इंटेलिजेंसेस हैं वहाँ से लेते हैं। आप भले वो I4C की सस्पेक्ट रजिस्ट्री बोलिए या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का FRI फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लिस्ट लिए, हम इन सब लिस्ट को लेते हैं, अपने सिस्टम के अंदर डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। और मान लीजिए वो बहुत ही उससे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई है, या हाई कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, हाई कॉन्फिडेंस अगर हमारे को रिस्क सिग्नल मिलता है, हम उन ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर ये किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इसको बोल रखा है कि ये फ्रॉड है। जहाँ पर मीडियम है कि लग रहा है ये शायद फ्रॉड हो सकता है, बट अभी इतना उस पर हम लोगों को यकीन नहीं है, तो वहाँ पे हम कस्टमर्स को वार्निंग दिखाते हैं कि आप इस तरह का पेमेंट करने जा रहे हैं, ये शायद फ्रॉड हो सकता है, या फिर सावधान रहे, सतर्क रहे, इस तरह के पेमेंट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह की वार्निंग्स हम कस्टमर्स को पेमेंट से पहले ही दे देते हैं, क्योंकि पेमेंट करने के बाद जो मिली सेकेंड में पेमेंट हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, किसी और के अकाउंट में चला जाता है जी। वो पैसा लाना बहुत मुश्किल है वापस। तो इसीलिए जो कर सकते हैं हम ऐप में पेमेंट होने से पहले ही कस्टमर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। जी। अब हमारे साथ व्यूवर्स कुछ जुड़ गए हैं, पीसीआर से मुझे अनुरोध आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी व्यूवर को जोड़ा जाए ऑन स्क्रीन। हमारे साथ गुंजन जुड़ गई हैं। गुंजन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना माइक ऑन करिए और अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं रक्षित सर से बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड हुआ और पैसा डिडक्ट हो गया, तो कितना टाइम सेफ्टी का हमें मिलता है कि हमारा पैसा वापस आ सकता है, हमें मिल सकता है, हम कितना जल्दी रिएक्ट करें उस सिचुएशन में? कुंजन जी, जब भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है कि उसका हार्ड अर्नड मनी एक सेकंड में चला जाता है और वो शॉक से आता है बाहर, तो उसे थोड़ा तो टाइम संभलने में लगता है। मेरा कहना ये है कि आप संभलिए, रोइएगा बाद में, पहले 1930 पे सूचना दीजिए। जितनी जल्दी आप 1930 को सूचित करेंगे, और कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि साहब हंटिंग लाइन है, बिजी गई, मिला नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे cybercrime.gov.in को खोलिए, अपना लॉगिन, मोबाइल नंबर, OTP डालिए और फाइनेंशियल फ्रॉड कैटेगरी में जाके अपनी पूरी डिटेल भर दीजिए। जितनी जल्दी आप भरेंगे, पहले हम लोग कहा करते थे 24 घंटे को गोल्डन आवर्स, लेकिन आई एम सॉरी, अब चूँकि ऑनलाइन पैसे की चाल बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ भागता है वो, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना है आपके पूरे पैसे वापस आने की, या उतनी देर जितना टाइम जाता जाएगा पैसा लौटने की परसेंटेज कम होती जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आजकल एक ट्रेडिंग फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, ऑनलाइन नकली शेयर्स के मामले में लोग फंस रहे हैं। तो अभी एक सज्जन फंसे और उनको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ गलत हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट था, करीब 84 लाख रुपए उनके चले गए। उन्हें बहुत टाइम लगा संभलने में, लेकिन फिर भी 8-9 घंटे के अंतराल में उनकी हमारे से बात हुई और हमने फ़ौरन 1930 में उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई। साइबर सेल ने और 1930 और हमारा जो I4C का पोर्टल है उसने मैजिकल काम किया और करीब 67 लाख रुपीज़ आउट ऑफ 84 उनको वापस दिला दिए।
तो कहने का मकसद यही है कि भाई इसमें समय की सीमा यही है कि जितनी जल्दी आप सूचित कर दें, तो ये जो ऑनलाइन इकोसिस्टम भारत सरकार ने तैयार किया है, ये बहुत मदद कर सकता है चोरी के पैसे को बचाने में। जी रक्षित सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरे पास कल ही मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ अमित शाह साहब का एक वीडियो जो है वो मुझे दिखा। वो भी किसी एक कार्यक्रम में कहते हुए नजर आए कि 1930, देखिए ठीक है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हम चीज़ों को रोकते भी हैं और उसका प्रियम्प्ट इंतज़ाम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी 1930 का बहुत ही अच्छे से विवरण दिया और उन्होंने कहा कि देखिए 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आप सेकंड्स में अगर आप वहाँ अपने कॉल कर दिया तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ एग्जैक्टली वो जहाँ भी होगा उसी लेयर पे रुक जाता है वो। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है सर। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन वही जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और अपनी इस सुविधा का इस्तेमाल करें। ये ऑनलाइन इकोसिस्टम गृह मंत्रालय ने बनाया है, जहाँ सारे बैंक, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं और जैसी ही उसमें कंप्लेंट जाती है वो फ़ौरन उस पैसे को फ्रीज़ कर देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं और फिर वो जो धारक है, जो कंप्लेनेंट है, वो एक कोर्ट के प्रोसीजर से अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। जी, लेकिन नेक्स्ट व्यूअर के पास चलते हैं। हाँ, मयंक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, सर मेरा सवाल है कि कौन सा मोबाइल नेटवर्क सबसे सुरक्षित होता है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, 4G, 5G, 2G? क्योंकि कई बार मैंने अपने मोबाइल में देखा है जब मैं नेटवर्क को स्विच करता हूँ 5G से 4G या 4G से 5G, तो उसमें नीचे आता है 2G में लिखा रहता है कि लेस सिक्योर नेटवर्क। तो क्या इसमें नेटवर्क की भी कोई भूमिका रहती है किसी प्रकार की, किसी ऑनलाइन स्कैम होने पर? सर कैन यू प्लीज? नहीं, पेमेंट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो 2G, 3G, 4G और 5G में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो है वो कॉल सिक्योरिटी का आपको वो आता है। सारे नेटवर्क्स सुरक्षित है, सारे टेलीकॉम नेटवर्क्स भी सुरक्षित है, तो उसका आपके पेमेंट्स की सुरक्षा के साथ कोई लेना देना नहीं। ओके, हमारे साथ मुस्कान जुड़ चुकी है, नेक्स्ट व्यूअर। मुस्कान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, प्लीज मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरा सवाल सर ये है, एक तो आजकल हम डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, यूपीआई से काफ़ी हद तक हम जुड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें या तो नंबर हम गलत डाल देते हैं पेमेंट करते टाइम पे, या फिर जो उनका आईडी होता है वो गलत डाल देते हैं। तो उससे कई बार होता है कि पेमेंट किसी और को चली जाती है, जिसको जानी चाहिए उसको नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे केस में बैंक की भूमिका कहाँ तक रहती है? बैंक कहाँ तक हमें हेल्प कर सकता है, या फिर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी भूमिका रहती है? ये मुझे जानना था। जी, आप दोनों एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो पहले आप भाई, पहली बात तो ये है कि आप पैसा दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, तो आप पूरे अलर्ट होके दीजिए। आप नंबर टाइप कर रहे हैं तो नंबर ढंग से टाइप करें, उसका नाम टाइप कर रहे हैं, अमित कर रहे हैं या अक्षय कर रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी अगर हमसे रॉन्ग मर्चेंट या रॉन्ग पर्सन, इंडिविजुअल को चला जाता है, तो अगर आप NPCI की वेबसाइट देखेंगे तो राइट हैंड कॉर्नर पे वहाँ NPCI ने एक ऑनलाइन रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है, जिसके अंदर वो ये ऑप्शन अलग से आपको देते हैं कि आप पे गलत आदमी को गलती से पेमेंट दे दिया है, तो आप प्लीज़ उसकी डिटेल भरिए और उस फॉर्म को सबमिट करिए। तो ये NPCI UPI के जो मास्टर हैं उनके पास एक ऑप्शन है रिड्रेसल का। दूसरा, यस, आप इमीडिएटली अपने जिस एप्लीकेशन को यूज़ किया है उसे तो सूचित करें और साथ ही साथ बैंक को सूचित करें। चूँकि ये आपकी गलती से हुआ है, आपको मुझे पैसे पकड़ाने थे, आपने बगल वाले को पकड़ा दिए और वो जल्दी में था, वो चला गया, तो अब जिम्मेदारी तो आप ही की है। इसमें किसी की ओनरशिप लेना गलत है, लेकिन हाँ, हमें फिर भी ये मैकेनिज़्म दिया गया है NPCI द्वारा। आप उस पर उनके ऑनलाइन फॉर्म में जो राइट हैंड कॉर्नर पे बना हुआ है, वहाँ पे ये स्पेशल ऑप्शन है, गलती से गलत आदमी को दे दिया, आप उसकी डिटेल फॉर्म को भरिए और सबमिट कर दीजिए। सर, इफ यू वांट टू ऐड। हाँ, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो आप एक स्टेप में और बोलूँगा, आप UPI में जब भी पेमेंट करेंगे, जब पिन स्क्रीन आती है तो वहाँ पर उस व्यक्ति का बैंकिंग नेम मेंशन्ड होता है। तो आप हमेशा, मान लीजिए आपने QR कोड गलत स्कैन कर दिया हो, VPA गलत डाल दिया हो, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया हो, बट आपको वहाँ नाम लिखा आता है, हमेशा पहले उसको पढ़ के फिर आगे पेमेंट करिए। मान लीजिए उसके बाद भी हो गया, तो आपका बैंक या आपकी UPI ऐप जो आपकी सहायता कर सकता है, जो अभी रक्षित सर बता रहे थे, उसको हम चार्जबैक प्रोसेस कहते हैं। चार्जबैक प्रोसेस में आपका बैंक एक चार्जबैक रेस कर सकता है कि ये गलत जगह चला गया है। वो बैंक टू बैंक एक प्रोसेस रहता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे पैसा वापस आ जाता है। जी,
सर इफ यू वांट टू ऐड। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ही आएगा, मतलब इट इज, हम उसको कंपल्सिव नहीं कर सकते हैं कि आएगा ही आएगा, दे कैन ट्राई देयर बेस्ट। जैसा कि आपने कहा कि 84 लाख का मामला था, उसमें से 64 के वो तो फ्रॉड हुआ था, ओके, वो अलग चीज ओके। थी, वो फ्रॉड हुआ, ओके। 1930 पे सूचित किया, टाइमली सूचित किया, पैसे को पूरी चेन में फ्रीज कर दिया गया और फिर कोर्ट की मदद से रिवर्स कर लिया गया। ओके ओके। अब हमारे साथ नेक्स्ट व्यूवर जुड़ चुकी हैं, तेजस्विता। मैडम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जैसे जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, एआई भी बढ़ रही है, तो हमें हमेशा कहा गया है कि एआई हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि साइबर फ्रॉड का ये बहुत ही अहम टूल रहा है। तो आने वाले समय में एआई हमारी सुरक्षा का जिम्मेदार बनेगा, या हमारी सुरक्षा का टूल बनेगा, या फिर ठगों के लिए वो ज्यादा बेहतर एक टूल है हमें ठगने के लिए, और हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, क्योंकि एआई बहुत ही स्मार्टली लोगों के डाटा को चुराता है और फिर उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं। तो ये कम्युलेटिव हम कैसे खुद की सुरक्षा कर सकते हैं और आने वाले वक्त में चीजें कैसे होती हैं। ओके, रक्षित सर। एआई के पहले तो मैं बता दूं कि एआई के जो मामले हम देख रहे हैं आजकल, एक तो सबसे ज़्यादा डीप फेक का मिसयूज़ हो रहा है, वॉइस क्लोनिंग का मिसयूज़ हो रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई से जो साइबर अपराधी हैं उनके अंदर जो कोडिंग स्किल नहीं भी होती थी, वो आज ऐसी खतरनाक टूल्स बना लेते हैं जिनको हम लोग, जैसे एक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको कहते हैं एपीके फ्रॉड, कि आपका ट्रैफिक चलान आया है, शादी का इन्विटेशन आया है, आपकी बिजली कट जाएगी, और वो एक एंड्रॉयड पैकेज किट डेवलप करके भेज देते हैं, और आप जैसे ही उसे क्लिक करते हैं आपके सारे ओटीपी, आपके सारे बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चोर के पास चले जाते हैं और नुकसान हो जाता है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि एआई ने इन अपराधियों को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन अब इसी एआई से जो हमारे साइबर सुरक्षा के जो विशेषज्ञ कह लीजिए और जो हमारी पुलिस एजेंसीज हैं, वो उसका उतनी दुगनी फुर्ती से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे एआई टूल्स हैं जो चेहरा देख के बता देंगे कि वो असली है, नकली है। वो ये भी करता है कि वो रियल टाइम में करता है। आज हम इसी एआई टूल से अगर एक अपराधी एक भीड़ भरे इलाके में घुस जाए, तो हम, और भले ही उसने मुंह पे दाढ़ी लगा ली हो, बाल गंजे कर लिए हो, और यहाँ चेहरे पे मूछे सब सजा लिया हो अपने आप जैसा को, पहले फिल्मों में देखा जाता था जी, तो रियल टाइम में जो एआई है वो एक अपनी ट्रेनिंग की मदद से, फेशियल रिकग्निशन की मदद से बचा लेता है। और अब आप देखेंगे कि कई हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मोबाइल के, जो आज रियल टाइम में ये भी बता देते हैं कि ये कॉल स्पैम हो सकती है। तो मतलब अगर आपने एक नंबर से अजनबी लोगों को कई बार फ़ोन मिला दिया, तो आपको वो स्पैम कैटेगरी में दिखाना शुरू कर देता है। तो हम एआई का इस्तेमाल अच्छे में भी कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि एआई, लेकिन देखिए साहब, एआई, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एआई को एक अच्छा स्लेव बनाओ, उसे मास्टर मत बनने दो। तो अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि आने वाले समय में आप इतने फ़ायदे देखोगे एआई के कि आपको ये छोटे मोटे जो आजकल बदमाशियां हैं वो दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। इस तरह से एआई काम करेगा। अनुज सर, चूँकि आप हेड हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के, आपसे समझना चाहेंगे सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या अहम है, और क्या वो सेफ्टी एंड बूम वाला जो मामला है वो भी आप समझाइए सर। सवाल बड़ा ही गर्म है आजकल एआई के मामले में। एआई एक टूल है। आप जैसे एक चाकू टूल होता है, आप फल भी काट सकते हैं और किसी को डरा भी सकते हैं। तो गुड एंड बैड दोनों तरफ एआई का यूजेज बढ़ रहा है, और ये यूजेज कम नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के अंदर हम हमेशा एडवांसमेंट चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं, आपको जैसे कुछ अच्छे उदाहरण भी देते हैं। आपका केवाईसी प्रोसेस ऑटोमेट होगा। आपके जितने ट्रांजेक्शन्स, आप मान लीजिए आप बोले कि यार मुझे ये समझना है, मैंने 100 ट्रांजेक्शन किए महीने में, कितना पैसा मैंने सब्जी पे खर्च किया, कितना मैंने रेस्टोरेंट में डाल दिया, कितना मैंने मूवीज़ पे कर लिया। तो यही सब चीज़ें आज एआई के अंदर हम लोग भी काफ़ी इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से आपको ईज़ मिलेगा। पहले वही चीज़ करने में अगर मान लीजिए महीनों लग जाते थे और एक फ़ीचर निकलता था, आज वही कुछ चीज़ें कुछ दिनों में आती है। आपको जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग एआई का काफ़ी यूज़ करना चालू कर दिया है अपने फ्रॉड सिस्टम्स के अंदर। अब पहले अगर आपने ऐप कब खोला, आप उसको कैसे पकड़ के, आपका फ़ोन किस तरह से पकड़ के रखा है, आपका सेल्फी ले रहे हैं, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप टाइपिंग कैसे कर रहे हैं, ये सारे डेटा को कलेक्ट करके उसके अंदर प्रोसेस करना कि ये आप ही हैं कि आपका फ़ोन कल किसी ने चोरी कर लिया या किसी ने उठा के आपका कोई ट्रांजैक्शन मान लीजिए कर दिया वहाँ से। तो इस तरह का भी हम लोग एआई का यूजेज कर रहे हैं। सिमिलरली अब इन्वेस्टिगेशन करना होता है। पहले आप कंप्लेंट करते थे, एंड ये सबकी कंप्लेंट रही है कि हमने एक ग्रीवियंस रेज किया, वो 15-15 दिन तक कोई जवाब नहीं आता।
आज वही चीज़ हम कुछ मिनटों में और कुछ घंटों में करने लग गए हैं, जहाँ पे हम एक कंप्लेंट आती है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, वहीं एआई सिस्टम उसको पूरा समझता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीज़ गलत हुई थी। तो एक जो वहाँ पे एजेंट बैठा है आपको सॉल्व करने के लिए, उसको अगले 10 सेकंड 20 सेकंड में समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। एंड जो पहले आपको 10 दिन या 7 दिन बाद रिस्पॉन्स आता था, हम उसको कुछ मिनटों में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाए। एआई के ये भी कुछ पहलू है जो जी। ओके, नेक्स्ट व्यूअर सिमरनजीत जी हैं। सिमरनजीत जी जी सर, प्लीज सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, अगर मान लीजिए साइबर फ्रॉड मेरे साथ हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, मेरे पैसे चले गए, मैंने कंप्लेंट भी कर दी, एफआईआर भी हो गई, लेकिन उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा पैसा गया है वो मुझे वापस मिल जाएगा? ओके, इसका ना ऑनलाइन प्रोसीजर है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंप्लेंट पोर्टल के थ्रू 1930 पे करी है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा। अगर आप अभी अपने सामने बैठे हो सिस्टम पे तो खोल के देखें cybercrime.gov.in, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है टू ट्रैक योर कंप्लेंट। अब जब आप वहाँ अपना कंप्लेंट नंबर और ओटीपी डालेंगे तो वो आपको लिस्ट दिखा देगा कि आपके केस में अब तक क्या क्या हुआ, उस इतने पैसे में से कितना पैसा बचा हुआ है, कहाँ कहाँ बचा हुआ है, और उसके लिए आपको किसको, अपने कौन से पुलिस स्टेशन के कौन से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को संपर्क करना है। तो ये रियल टाइम में है, ऑनलाइन आपको दिखाई देता है। अब तो ये पोर्टल आपको खुद सूचना देता है, आप पे ऑटोमेटिक एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं कि आपने जो इस तारीख को कंप्लेन करी थी, आपके डिजिटल अरेस्ट में 1 लाख रुपए गए थे, उसमें से 10,000 यहाँ होल्ड हो गए, 5 यहाँ होल्ड हो गए, 2 यहाँ होल्ड हो गए। इस तरह से होल्ड के मैसेज आते हैं। तो वो होल्ड का मतलब ये है कि वो पैसा पाइपलाइन में बच गया है, उसे रोक दिया गया है। अब ये आपका काम है कि आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू अपना पैसा रिकवर करें। जी। अब अनु सर, अब आपसे मेरा अगला सवाल है कि चूंकि देखिए फ़ोनपे को 10 साल हो चुके हैं, आप चूंकि हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी भी हैं, सर इसके गठन की कहानी जो है वो बड़ी मज़ेदार हो सकती है, उसको मैं अपने व्यूवर्स के साथ साझा करना चाहता हूं, तो प्लीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी पूरे जो गठन की कहानी है वो समझाइए। फ़ोनपे कंपनी जब शुरुआत हुई थी, एक ही उद्देश्य के साथ हुई थी कि पेमेंट्स को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देश का हर नागरिक, ये किसी एलीट ग्रुप के लिए नहीं बना, ये किसी ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं बना कि ये सिर्फ हम इन लोगों को एक कोई सुविधा दे रहे हैं या प्रिविलेज दे रहे हैं। देश का हर नागरिक को सारी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ का एक्सेस हो। वो भले ही आप पेमेंट करने की बात करें, वो मोबाइल रिचार्ज की बात करें, वो कल म्यूचुअल फंड खरीदने की बात करें या इंश्योरेंस खरीदने की बात करें, तो हम उस उद्देश्य के साथ शुरुआत की थी। इस जर्नी के अंदर, आज 10 साल की ये जर्नी के अंदर, हमारे कुछ पहलू जो बिल्कुल नहीं हिले हैं कि कस्टमर को सबसे सिंपल इंटरफेस दिया जाए, उसका 2 से 4 क्लिक के अंदर वो अपना काम कर पाए, तो जल्दी से जल्दी अपना काम कर पाए। और दूसरा हमारा जो उद्देश्य था कि पेमेंट्स के अंदर हमेशा एक ट्रस्ट बना रहे, तो उस ट्रस्ट को बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग से इसके अंदर खूब टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया। क्योंकि एक चीज़ जो हमें बहुत ही क्लियर थी, अगर इंडिया को स्केल में ग्रो करना है और पेमेंट्स इस स्केल पे, आज अगर हम देखें तो यूपीआई मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा पेमेंट्स इकोसिस्टम बन गया है। मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही ये खबर आई थी, 650 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं दिन के, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेमेंट्स होते हैं किसी पेमेंट सिस्टम के अंदर। उस पेमेंट सिस्टम के अंदर जहाँ चीज़ें सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो रही है, वहाँ पे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लेके नहीं चल सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का मेरा वो मतलब है, पहले अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाते थे, आप एक बैंक ब्रांच में जाते थे, आप एक फॉर्म भर के देते थे, आप एक चेक दे के जाते थे, उसको कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे। आज फिर वो धीरे धीरे करके प्रोसेस IMPS, NEFT, RTGS इन सब पे मूव हुआ, और अब आप 24 घंटे में किसी भी मिनट अपना फ़ोन निकाल के कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी भी उतनी की उतनी अहम हो गई है, और उसका यही उद्देश्य था कि अब हम आपका पैसा एक बार चला गया तो उसको रोक नहीं सकते, इसलिए उसका सिक्योरिटी इवैल्यूएशन भी सब कुछ रियल टाइम में होना पड़ेगा। रियल टाइम करने के लिए हमने इसके अंदर जितना टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट किया है कि आज कम से कम ह्यूमन उसको एक देखे, कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव, सब कुछ सिस्टम डिसाइड करता है, इवैल्यूएट करता है और अप्रूव करता है। तो ये हमारी जर्नी रही है पिछले 10 सालों की। ओके सर, ओके। सर रक्षित सर, अब आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि चूंकि देखिए साइबर फ्रॉड को लेकर आप बहुत सजग रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए इसको लेकर आप ट्रेनिंग भी देते रहते हैं।
सरकार और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, वार्तालाप चलती रहती है। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या इसका असर देखने को मिला, और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास भी कोई रोचक जानकारी है सर? नहीं, असर तो ये पॉजिटिव है कि मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ इस इकोसिस्टम से। मेरी शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस से पहले आगरा साइबर सेल से हुई 2008 में, और आज मैं करीब 16-17 राज्यों के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं प्रशिक्षण देता हूँ। मैं BPRND में एक फैकल्टी भी हूँ, जगह जगह जाता हूँ। तो मैंने ये चीज़ तो देखी कि हाँ, रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जागरूकता के नाम पे पुलिस और प्राइवेट पार्टनरशिप्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो स्कूली छात्र हों या वो यहाँ तक सीनियर सिटीजन्स हो। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के लिए आयोजित किया, उसमें मैं भी था और हमने कई एक्सपर्ट्स ने आके वहाँ पे प्रशिक्षण दिया, लोगों को सचेत करा। तो ये असर तो दिखा है, बिल्कुल दिखा है। जहाँ तक रोचक जानकारी की बात है तो इस समय मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो डिजिटल अरेस्ट से शुरू हुआ, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड्स तक गया, फिर वो ऑन वर्क फ्रॉम होम वाले फ्रॉड्स में गया, अब वो आजकल APK फाइल्स भेज के वो पूरा का पूरा आपका फ़ोन ही कॉम्प्रोमाइज़ किए ले रहे हैं, या वो कॉल फॉरवर्डिंग करा के आपके सारे OTPs और आपकी सारी कॉल्स को अपने पे डाइवर्ट किए ले रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है कि अगर एक गलत मैसेज या लिंक या फाइल को आपने क्लिक कर दिया तो आप अपना फ़ोन खो सकते हैं। और वो फ़ोन अब आपका फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन पे के साथ पूरा चलता फिरता वॉलेट है, वो बटुआ है आपका। Exactly, sir. तो आप अपने फ़ोन में कोई अनजान ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आपकी गलती। आप अनजान आदमी को अपने वॉलेट में घुसने दे रहे हैं, दूसरी गलती। और तीसरा, इस पूरे इकोसिस्टम को हम लोग क्लाउड से जोड़े हुए हैं, तो आपको अपनी क्लाउड आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना है। अभी 23 जून को 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए और 24 जून को भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी कि इमीडिएट पासवर्ड बदलिए, इमीडिएटली आप अपने फ़ोन में पास की ऐड करिए और इमीडिएटली आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए। तो ये जागरूकता ही तो है। और ये 24 तारीख को जारी हो गई थी, तो 24 जून 2025 को। तो आज अपने पासवर्ड्स को सुरक्षित रखना, अपने सारे खातों पे पास की और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना भी साइबर सुरक्षा का बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन सुरक्षित है तो उसके अंदर मेरा बटुआ भी सुरक्षित है। और अगर मेरा फ़ोन में ही सेंध लग गई, अगर फ़ोन में ही हैकर आके बैठ गया, तो हम कितनी भी ऊपर से सिक्योरिटीज़ कर लें, वो सब ध्वस्त हो जाती हैं और सामने नतीजा ये आता है कि साइबर फ्रॉड हो गया। जी, अब एक निवेदन फिर से हम करना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन भी लिया जाए, लेकिन अगर जो लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं उनके लिए हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसको भी ऑन कर दिया गया है, तो आप लिख कर भी उस पर टाइप भी कर दीजिए, तो मुझे जो है आपका सवाल जो है वो मिल जाएगा। अब हमारे साथ नेक्स्ट व्यूअर अगर कुछ जुड़ गए हों तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप सवाल पूछिए। इन द मीनवाइल मैं सर एक कमेंट आया है, अक्षय सर ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ टॉक अबाउट प्राइस पैरामीटर टेम्परिंग, ये इशू को आप एड्रेस करना चाहेंगे? ये देखिए, जो भी ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं, जो अपना ई-कॉमर्स साइट बनाती हैं और प्रोडक्ट शॉपिंग साइट्स बनाती हैं, ये उनकी साइबर सुरक्षा का एक नियम है कि वो अपने यहाँ प्रॉपर उसका VAPT हमारे यहाँ बोला जाता है, मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग कराएं, कि कहीं भी ऐसी कोई चूक ना रह जाए कि कोई भी बाहर का हैकर जो है वो उसको उनके डेटा को टैम्पर कर सके जी, या मॉडिफाई करे। और दूसरा, हाँ, एक ये चीज़ भी इसमें देखी गई है ई-कॉमर्स के अंदर कि जहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र अट्रैक्ट होता है, बार बार आके देखता है, शॉपिंग कार्ट में डालता है, फिर निकालता है, डालता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एल्गोरिथम्स हैं वो उसके प्राइस को ऊपर भी करने लगती हैं। तो ये एड्रेस किया गया है, इसके लिए कई एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं, और ये जो कंज्यूमर अफेयर्स हैं वो इन चीज़ों पे बहुत सख्ती भी करते हैं कि अगर आपने इस तरह से, क्योंकि एक तरह से ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है। कई बार इस तरह की बातें सामने भी आई हैं कि मैंने एक नॉर्मल फ़ोन से प्रोडक्ट देखा तो वो 20 रुपये का था, और मैंने एक एक्सपेंसिव फ़ोन से वही वेबसाइट और वही प्रोडक्ट देखा तो वो 25 रुपये का था। तो ये जी चीज़ जो है वो गलत है। तो इसके दो मतलब हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ उनके क्वेश्चन और कमेंट से। एक होता है हमारे यहाँ डेटा टेम्परिंग, वो तो ये होता है कि 50 रुपये का प्रोडक्ट था, मैं हैकर हूँ, मैंने उसकी कोडिंग का फ़ायदा उठा के 50 को 40 करके या 0 करके ख़रीद लिया और कंपनी को चूना लगा दिया। और इसका दूसरा मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो आज मैंने आपको उदाहरण दिया कि साहब कभी वो एल्गोरिथम से 20 को 25 कर देता है, कभी 25 को 20 कर देता है। तो येस, दिस इज़ टू बी एड्रेस्ड एंड इट इज़ बीन एड्रेस्ड।
by a lot of agencies right now. अनु सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ई कॉमर्स एंड फोन पे वाले मामले? नहीं सर, ये प्राइस प्रोटेक्शन टेम्परिंग आई थिंक कंज्यूमर अफेयर्स का मैटर ज़्यादा है। बिल्कुल। जहाँ पर ये जो अभी एग्जांपल दिया गया था कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग आप किस टाइम पे और किस मोबाइल पे देख रहे हैं उसका है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक कंज्यूमर अफेयर्स बहुत एक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों पे और इन कंप्लेंट्स पे, तो वही रहे। जी, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप प्लीज सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल ऐप्स को लेकर के, जो वीडियो गेम्स होती हैं जो आजकल बच्चे फोन्स में डाउनलोड कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो गेम्स जो है पेमेंट मांगती हैं बच्चों से, तो कई बार बच्चे गलती से भी कर देते हैं, कई बार जो होता है हमारा अकाउंट पूरा साफ हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? कहाँ कंप्लेंट होगी हमारे? क्या हमारे पैसे इस केस पे वापस आ सकते हैं? अब वो भी अगर जो ऐप्स हैं वो विदेशी हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैंने क्रिकेट खेलता था बचपन में और पापा से बॉल के लिए पैसे मांगे तो पापा ने अपना बटुआ नहीं दिया, मुझे 10 का नोट दिया अलग से। आज आपके फ़ोन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, फ़ोन पे है, बैंक है, यूपीआई है, और आपने वही फ़ोन एक नादान नाबालिग बच्चे के हाथ में दे दिया जिसने अभी बैंकिंग का चैप्टर तक नहीं पढ़ा है। वो गेम खेलना जानता है और गेम में जब उसे लालच आता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए 100 रुपये की बंदूक चाहिए तो वो वहाँ पे ओके दबा देता है। वो उतनी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ता है कि आपके यूपीआई से पैसे कट रहे हैं। इम्पल्सिव डिसीजन होता है ना सर। हाँ, एक यूपीआई मैंडेट बन रहा है। कितने ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोगों के लाखों रुपए चले गए और पेरेंट्स को बहुत लेट पता चला। तो आप अपने बच्चे को तो जेल में डाल नहीं देंगे साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट में। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। मैंने बच्चों के साथ काफ़ी स्कूलों में काम किया और मैं हमेशा शिक्षित करता हूँ। पेरेंट का पहला फ़र्ज़ ये है कि गेम एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमारी आधी गलती ये है कि 8 और 9 साल का बच्चा 17+ वाला गेम खेल रहा है, तो वो गलत है। दूसरा, अगर आपके फ़ोन में पेमेंट सिस्टम है और आप अपना फ़ोन बच्चे को दे रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप। तो या तो एक चाइल्ड डिवाइस अलग होना चाहिए या फिर आपके फ़ोन में भी आजकल जैसे विंडोज़ में यूज़र्स बन जाते हैं, आप अलग अलग यूज़र्स बना सकते हैं। कहने का मतलब आपका पेमेंट सिस्टम लॉक्ड होना चाहिए, बच्चों पे उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, उनको आपकी पिन पता नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ अपने प्ले स्टोर में जो गूगल आईडी है आपकी या एप्पल स्टोर में ऐप स्टोर आईडी है, उसमें अपने परचेजेस और सब्सक्रिप्शंस पे नज़र रखिए कि क्या खरीद लिया गया है, किसके पैसे ऑटोमेटिकली कट रहे हैं। और हम लोग बड़े कभी कभी लापरवाह होते हैं, 99 के खर्चे को देखते नहीं हैं, 9,999 दिखाई दे जाता है हमको। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहूँगा कि आपको एक लोडेड फ़ोन तो बच्चे को पहली बात देना ही नहीं चाहिए। और अगर आपसे ये गलती हो गई है और आपका पैसा चला गया है तो देखिए, पुलिस इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि गेमिंग कंपनी को तो ये लगा कि ये फ़ोन जो भी चला रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ये पैसा हमें दे रहा है। अब मैं अपने फ़ोन से मैं कपड़े ख़रीद रहा हूँ ऑनलाइन और पैसे देने के बाद, कपड़े आ जाने के बाद मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं ख़रीदे थे, तो ये तो फिर गलत हो जाता है, जब तक कि हमारे पास ये कंप्लेंट ना हो कि वो फ़ोन चोरी हो गया था। जी, अब अनु सर, अब चूंकि जो बात चल रही है फेक ऐप्स को लेकर, तो देखिए अब कुछ जो है रिटेलर्स के भी सवाल को भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। कई बार मैंने ही खुद स्टोरी की है सर, उसमें कहा गया है कि दुकानदार के पास किसी ने कोई सामान खरीदा और उसका जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा दिया और उसने कहा कि देखिए फला मैंने सामान तो खरीद दिया और ये दे रहा 999 का पेमेंट या 1000, 2000, 5000 का जो भी अमाउंट है, और दुकानदार के पास वो पैसा नहीं आया। उसके पीछे तर्क दिया गया, बड़ा अच्छा तर्क दिया जाता है, कह रहे भाई ग्लिच हो गया होगा, टेक्नोलॉजिकली ग्लिच है, आपके पास थोड़ी देर से आ जाएगा, आपका जो साउंड बॉक्स है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बैटरी लो है। ऐसी बातें कह के उनको गुमराह कर वो निकल लेते हैं, गलती मार लेते हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो पहले आप विस्तार से समझाइए कि फेक ऐप्स वाला मामला क्या है सर, और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। बहुत ही वाजिब सवाल है। ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और ऐसा नहीं है कि कंपनीज इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती। हमें जैसे ही पता चला था कि किसी तरह की फ़ेक ऐप्स हो रही है, हम चेन्नई हाई कोर्ट में भी गए और वहाँ से हमने एक ऑर्डर भी पास करवाया गया था, क्योंकि ये ऐप्स आपका प्ले स्टोर में नहीं दिखती है। ये आपको अलग अलग जो गूगल और एप्पल के नहीं होते हैं उन तरह के अलग तरह के ऐप स्टोर्स या टेलीग्राम या व्हाट्सएप इस तरह के सोशल मीडिया से शेयर की जाती है। हमने टेलीग्राम के उन चैनल्स को भी बंद कराया है, काफ़ी वेबसाइट से भी हमने ये एपीकेस हटवाई गई है। ओके। पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये मस्ती मजाक है, उनको जो चीज़ समझ नहीं आती है कि वो एक्चुअल में किसी का नुकसान कर देते हैं। तो जो मस्ती मजाक वाले हैं उनसे मेरी विनती यही है कि आपके लिए हो सकता है ये फ़न हो,
आपके लिए हो सकता है, जहां आपका समर्थ है कि आप वो 100 रुपये 999 रुपये पेमेंट करके आ सकते हैं, लेकिन कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और देखता हूं क्या होता है, उस तरह की हरकतें मत करिए, क्योंकि ये एक साइबर फ्रॉड ही है, ये आपने किसी का चीटिंग की है, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हुआ आपके जो कंज्यूमर्स इस तरह की ऐप को यूज़ कर रहे हैं। What about अब retailers? जाएंगे हम रिटेलर्स की तरफ या मर्चेंट्स की तरफ। बहुत ही सिंपल सा वो है, आप जब स्क्रीनशॉट देखते हैं, अगर मान लीजिए, तो 3 तरीके से हम इसको एड्रेस करेंगे। एक, अगर मान लीजिए आपको किसी ने वो स्क्रीनशॉट दिखाया, आप वो स्क्रीनशॉट ढंग से देखिए, उसमें आपका नाम आया कि नहीं आया, उसमें वो ट्रांजैक्शन आईडी सही है या नहीं है, उसमें डेट टाइम सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार ये एक बस उस तरह का एक लुक लाइक एक फोटो टाइप दिखा के चले जाते हैं। कई बार अगर हो सके तो आप बोलिए एक बार बैक बटन दबा के दिखा दीजिए। अच्छा। कई बार होता है कि आपको एक गैलरी से एक फोटो करके दिखा देते हैं, तो आप जब बैक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप नहीं है। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है, जो सबसे सिंपल हम कहते हैं, साउंड बॉक्स में आवाज़ आएगी ही आएगी। हर साउंड बॉक्स के पीछे एक रिप्ले का बटन रहता है कि ट्रांजैक्शन अगर उस टाइम नहीं भी आई है, और मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड का फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए चलिए ये भी नहीं हुआ, आपका किसी रीज़न से बैटरी लो हो गई, हर मर्चेंट के पास एक मर्चेंट एप्लीकेशन रहती है। आप किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन का अगर QR लगा रहे हैं, आप वो ऐप खोल दीजिए, उस ऐप के अंदर आपको हाथों हाथ वहीं पे ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। रियल टाइम सर। रियल टाइम हर तो आपके ये बाकी सब सिस्टम्स, और ये क्यों डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं? कई बार लोगों ने, मैंने भी ये अफवाहें सुनी है कि नहीं साउंड बॉक्स पे भी आवाज़ आ जाती है, इस तरह के फेक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ये सब कंप्लीटली गलत है। ये क्यों नहीं होते हैं? आप एक सिस्टम समझिए, मैं अपनी ऐप के अंदर, मान लीजिए मैं ये प्रैंक करना चाह रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में कर सकता हूँ, कंपनी के सर्वर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वही मर्चेंट के पास जा रही है, उसके QR पे जा रही है, उसकी ऐप पे जा रही है, उसके साउंड बॉक्स पे जा रही है। तो उस तरह की छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है। तो ये जितना आपको बोला जाता है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच हो गया है या वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे ही ऐप खोलेंगे, अगर यहाँ पे पेमेंट हुआ है और वो बोल रहा है कि मेरी स्क्रीन पे कंफर्मेशन आ गया है, इसका मतलब कंपनी के पास कंफर्मेशन है और आपकी ऐप पे भी वो कंफर्मेशन आएगा ही आएगा। ओके। नेक्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु। हिमांशु जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा क्वेश्चन है कि आए दिन सोशल मीडिया पे आपके म्यूचुअल का मतलब बन के दोस्त बन के फ्रॉड होता है और पैसे मांगे जाते हैं, आए दिन हम लोग इसको फेस करते हैं, तो कैसे इससे बच सकते हैं और हम कैसे जाने कि मतलब ये हमारा फेक आदमी है, पहचान छुपा के हम लोगों से फ्रॉड कर रहा है? आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसे होता है। अच्छे से देखिए भाई, सोशल मीडिया पे पहली बात तो आप उन्हीं को एक्सेप्ट करिए जिन्हें आप जानते हैं और इन पर्सन आप मिले हुए हैं। फिर भी अगर आपने एक स्ट्रेंजर से दोस्ती कर ली है और कोई पैसे का लेन देन हो रहा है, तो जैसा अनुज जी ने भी बताया कि हमारे भारत सरकार ने भी आपके लिए एक रेपोजिटरी बना रखी है। अगर आप हमारे cybercrime.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ एक सस्पेक्ट रेपोजिटरी है, और अगर आप इसी को खोलेंगे, चक्षु हमारा एक बटन है संचार साथी पे जहाँ रिपोर्टिंग होती है, तो अगर आप उस रिपोजिटरी में जाएंगे तो वहाँ आप ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप नंबर सबको स्कैन कर सकते हैं। और अगर उनमें से किसी जिससे आपकी बातचीत हो रही है पेमेंट की, अगर उसका कोई भी एक प्रीवियस कंप्लेंट या फ्रॉड रिपोर्ट है और हमारे सस्पेक्ट रिपोजिटरी में वो नंबर फ्लैग्ड है, तो वो वहीं पे आपको लाइव सूचित कर देगा कि भाई ये नंबर पे इतनी कंप्लेंट्स अब तक हो चुकी हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है। अब ये जितने भी सोशल मीडिया फ्रॉड्स मैंने देखे हैं, आप पता नहीं किस पर्टिकुलर फ्रॉड की बात कर रहे हो, लेकिन मैं इन जनरल बता देता हूँ। इसमें एक रेड फ्लैग सबसे पहला ये होता है इमरजेंसी, जल्दी। तो देखिए, अगर मेरे को भी कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं अपने रिश्तेदार या दोस्त को संपर्क कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे साथ हुआ क्या और मैं ठीक हूँ या नहीं। पैसा आना और लेना तो सेकेंडरी बात होती है। तो ये जो रेड फ्लैग है ना, सबसे पहला इमरजेंसी, अभी जमा कर दो, अभी। मैंने और आजकल एक मतलब सोशल मीडिया पे भी कह लीजिए या नॉर्मल फ़ोन पे भी जैसा बताया गया वो कर रहे हैं कि आपको फ़ोन करके कहते हैं मेरे को आपके पापा को पैसे देने थे, मैंने आपको पैसे भेजे, और वो एक नकली आपको मैसेज शूट कर देते हैं कि आपके खाते में पैसा आ गया, जबकि वो आया नहीं होता है। तो ऐसी सब घटनाओं में ये देखा जाता है इमरजेंसी, आप जल्दी से वापस करो। तो आप सचेत रहें, सिर्फ जिन लोगों को आप जानते हैं, ट्रस्टेड हैं, उन्हीं से दोस्ती करें, बात करें और रीवेरीफाई करें। पैसे का लेन देन सोच समझ के, देखभाल के करें। स्पेलिंग्स चेक कर लें कि वो रक्षित टंडन है या रक्षित टोंडोन है। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें कि बिस्लरी पी रहे हो या बिलसरी पी रहे हो, और उसके बाद आप इन अपराधों से बच सकते हैं। सर, जैसा कि रक्षित सर आपने कहा कि इन फ्रॉड का सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो हैं रिटायर्ड पर्सन, महिलाएं।
सर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई शुरुआती संकेत ऐसा कुछ है, जो टिप्स है जो आप बता दीजिए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि भाई अगर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मैं उसी समय सजग हो जाऊं, ना कि इतने स्टेप पहुंच जाऊं कि हाँ भाई अब OTP बस आने की बात है और आपके अकाउंट से जो पैसा है वो आउट ऑफ द वे हो जाएगा। सीनियर सिटीजन्स में हमने ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स देखें, कस्टमर केयर के गलत नंबर पे फ़ोन मिला दिया वो फ्रॉड्स देखें, और डिजिटल अरेस्ट में मैक्सिमम हमने देखा है कि इन्होंने सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जी, पूरी ज़िंदगी हमने एक नाम और रसूख बनाया, और आज एक गलती से हमारा नाम ख़राब हो रहा है तो वो डर पैदा कर देते हैं उनके, और उनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड हो जाते हैं। तो यस, सीनियर सिटीजन्स हमारी एक वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए ये जादुई डिब्बा है, क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो तो आप मोबाइल के साथ ही पैदा हुए हैं, उनके साथ ही खेल कूद रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। हमने 1989 तक अपने स्कूलों में कंप्यूटर्स और फ़ोन्स नहीं देखे थे। तो इफ़ यू लुक एट द जनरेशन्स की, वो जो 60 और 70 की एज में, उनके लिए जादुई करिश्मा है। और फिर उनके बाद आज समय ही समय है, तो वो इतने उनको लगता है इसी पे चैट कर लें, इसी पे वीडियोस देख लें, तो उन्हें हर चीज़ सही लगने लगती है। उनको अपना समय काटने के लिए दोस्ती, अभी मैंने इतना बुरा फ्रॉड देखा, 9 करोड़ चले गए एक सज्जन के, सीनियर सिटीज़न के, बॉम्बे के। एक फेसबुक पे किसी महिला से सिर्फ दोस्ती करी थी उन्होंने। अब वो हो सकता है उनकी पर्सनल वीकनेस ये रही हो कि मेरा अकेलापन है, चलो कोई मेरे को साथी मिल गया, लेकिन वो साथी तो कौन आर्टिस्ट निकला, और वो गलत गलत कहानियाँ बना बना के लूटता रहा, और वो 3-4 साल में अपनी पूरी संपत्ति दे बैठे। ये अभी मुंबई में ये घटना पता चली है जी। तो ऐसे केसेस जब आते हैं तो पहला रेड फ्लैग तो यही है कि साहब OTP आपको समझना पड़ेगा। आपको आपके परिवार में जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो बेसिक सिक्योरिटीज़ हैं मोबाइल की वो बतानी पड़ेंगी। उनको OTP का मतलब बताना पड़ेगा, कब देना है कब नहीं देना है। जैसे अभी मेरे यहाँ डिलीवरी आई, एक महंगी चीज़ हमने खरीदी, तो वो बोलता है आप पे एक OTP आएगा, वो बताइए तब मैं आपको पैकेट दूंगा। तो उस OTP में कोरियर का नाम लिखा था, आप डिलीवरी लेते समय ये कोड डिलीवरी एजेंट को देंगे, ये लाइन लिखी थी। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि 10,000 रुपए आपके खाते से कट रहे हैं, ये उसका OTP है। तो जो डिफरेंस है, मतलब अपनी OTP मैसेज को बहुत बारीकी से देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और लेकिन ये जो हैकर हैं वो, उन्हें मालूम है अगर मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर दूं, डरा दूं आपको, तो वो आप शायद देखेंगे ही नहीं। तो मैं वो इतनी अर्जेंसी क्रिएट करूंगा कि फिर सिर्फ आप OTP ही पढ़ पाएंगे, आप वो 4 अंग्रेजी की लाइन पे ध्यान ही नहीं देंगे कि वहाँ क्या लिखा था। तो कहने का मतलब जल्दबाजी, जहाँ भी इमरजेंसी, जल्दबाजी, ये हमारे रेड फ्लैग्स हैं। तसल्ली रखिए, किसी से राय लीजिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा अपने सारे सीनियर सिटीजन्स को, इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आप एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और आपको करना है तो आप किसी एक्सपर्ट से मदद ले लें। ऑनलाइन अगर एक्सपर्ट नहीं मिलता है तो मैं तो कह रहा हूँ आप 1930 पे ही कॉल कर लीजिए। इतना तो होगा हमारे साइबर की, वो सिर्फ कंप्लेंट के लिए नहीं बैठे हैं, वो ये तो बता देंगे कि हाँ साहब ये मैं ऐप आया है मेरे फ़ोन पे बिजली.apk, क्या मैं अपना इससे बिजली का बिल भर लूँ। वो आपको फ़ौरन सचेत कर देंगे कि नहीं, आपका फ़ोन इससे हैक हो सकता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि भाई यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड अलर्ट। यही एक रेड फ्लैग्स हमें ध्यान रखने हैं, जिससे कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रख सकें। अनु सर, आपसे भी कुछ पॉइंटर्स जानना चाहेंगे कि फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियातन जो है वो बरतने चाहिए। इसको मैं 2 भाग में आंसर करूँगा। एक मैं कहता हूँ GIF, ग्रीड, इग्नोरेंस और फियर। यही 3 चीज़ें हैं जिससे आप भले वो सीनियर सिटीज़न बोलिए कि बच्चे बोलिए, ये फ्रॉड्स होते हैं। ग्रीड का क्या मतलब हुआ, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपका ये इन्वेस्टमेंट में आज आप पैसे डाल दीजिए, आप 10x पैसा बना लेंगे। या फिर आपको वो आईफोन जो 70,000 रुपये का है कोई 7,000 में दे रहा है, तो इस तरह की। तो एक कहावत होती है, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट? उस चीज़ को बिल्कुल जहन में रखिए, इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, वो सच नहीं है। दूसरी चीज़ होती है इग्नोरेंस, आपको नहीं पता। अब जैसे वो रक्षित जी अभी समझा रहे थे कि बिजली वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ नहीं करूँ, हर घर में, हर परिवार में एक जना हमेशा रहता है जिसको थोड़ा टेक्नोलॉजी में अच्छा रहता है। जल्दबाजी मत करिए, वेट कर लीजिए 2 घंटे 3 घंटे, जब वो फ्री हो जाए एक कॉल कर दीजिए, बात कर लीजिए। तीसरी चीज़ होती है फियर। फियर में क्या किया जाता है, सर आपकी KYC बंद हो जाएगी, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, ये आपके अगेंस्ट हम केस कर देंगे, अगर आप अभी के अभी थाने आ जाइए, जो डिजिटल अरेस्ट में किया जाता है, नहीं तो हम आपको एक क्या जूम कॉल या फिर जो भी एक वीडियो कॉल के अंदर आप आंसर करिए। डरना बंद करिए।
हमारे प्रदेश देश में अच्छा कानून व्यवस्था है, बट इतने एडवांस भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर भी कर देंगे और आपके अगेंस्ट सारी सुनवाई भी हो जाएगी आपको बिना घर छोड़े। तो इन सब चीज़ों से डरना बंद करिए। इनका सही इलाज ये रहेगा, किसी से बात करिए। बहुत ही छोटी सी हरकत है। अब किसी ने, व्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि सोशल मीडिया पे अगर हमको ऐड कर ले, कई बार होता है कि अकाउंट टेक ओवर हो जाता है कि व्हाट्सएप या एसएमएस आपको उसी नंबर से आता है, सिम स्वैप हो जाता है और बोलते हैं कि आपको लगता है नंबर तो उसी का है या अकाउंट उसी का है, वहीं से मैसेज आ रहा है, कल तक भी इसी से आ रहा था। और जब ये पैसा मांगा जाता है उस टाइम उठा के फ़ोन कर दीजिए, बात हो जाएगी, आपको थोड़े सजग हो जाएंगे कि सही में चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो ये तो हुआ हमारा पहले भाग का आंसर कि किस तरह से हम सुरक्षित रहे जी। दूसरा है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हुए, बच्चे हुए, यूपीआई में एक बहुत अच्छा फीचर आया है, उसे कहते हैं डेलीगेट पेमेंट। और ये बनाया ही इसलिए गया था कि जहाँ पर हम लोगों को ये लगता है कि इनको पूरी समझ नहीं होगी या फिर ये एक लिमिट के अंदर ये छोटे मोटे अपने पेमेंट्स कर ले बट बड़ा रिस्क नहीं ले, तो मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000 की लिमिट का वो होगा, तो आप वो आके अपना एक जने को, अपने पेरेंट्स को आप सर्कल के अंदर या डेलीगेट पेमेंट कर सकते हैं और उनके जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उसका नोटिफिकेशन जो मेन पर्सन है उसको भी आएगा, वो अप्रूव भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं। सर ये पेमेंट के पहले आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए मेरा ड्राइवर है, वो दूध लेने गया है, अब उसके पास यूपीआई नहीं है या फिर उसको नहीं करना है, तो मैं उसको डेलीगेट कर दिया। या फिर मेरे माँ बाप है, वो अगर मान लीजिए नहीं यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा, वो 1,000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, जब वो QR स्कैन करेंगे तो वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। वो रिक्वेस्ट को अप्रूव भी मैं करूँगा और पेमेंट भी मैं करूँगा। तो इस तरह की काफ़ी फैसिलिटीज़ जो सिक्योरिटी वाइज जो बहुत अच्छी है और ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको इस तरह की चीज़ें। तो पेमेंट्स इकोसिस्टम में इस तरह की भी फैसिलिटीज़ है जिनको यूज़ किया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, इस देश की जो आबादी जो है, अगर वो सीनियर सिटीजन की जो तादाद में आप बता रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल 8 से 10% के आसपास है और उसमें लगातार बढ़ोतरी होने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो भी बेहतर हुआ है, तो जो रिटायर्ड पर्सन है या जो 60 से ऊपर वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो ये जो फीचर जो आपने बताया सर, ये बड़ा काम करेगा। अब नेक्स्ट व्यूअर की तरफ हम लोग चलते हैं। अमरनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर मेरा सवाल एपीके फाइल्स को लेकर के है कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो गूगल पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आजकल यूथ जो है उसे बाहर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं फॉर सम और अदर रीजंस। तो उस केस में ये कितना पॉसिबल है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड या इस तरह का फ्रॉड जो है हो सकता है? और साथ में क्या इसके अलावा क्या जो पिक्चर्स हैं या इसके थ्रू भी साइबर फ्रॉड या इस तरह का मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है क्या? मालवेयर एक लिंक से भी आ सकता है। मालवेयर एपीके से तो आजकल बहुत ट्रैवल कर ही रहा है। ड्राइव बाय डाउनलोड एक तरकीब होती है जिसमें हैकर एक नकली वेबसाइट बना के आपको बहुत सारा कंटेंट दिखाता है और आप जैसे ही उसे डाउनलोड करते हैं या देखते हैं तो वो आपके सिस्टम पे मालवेयर डाल सकता है। तो ये खतरे हैं। तो एपीके की जहाँ तक बात थी एंड्रॉयड पैकेज किट फाइल की, तो मैं अगर आपको एक ज़रूरत करनी ही है और वो आपको लग रहा है कि एक जेन्युइन सोर्स ने आपको एपीके दी है और फिर भी आप निश्चिंत होना चाहते हैं, तो एक ओपन सोर्स टूल है virustotal.com। आप उस पर जाइए, आप उस एपीके फाइल को वहाँ अपलोड करिए और उसकी रिज़ल्ट का वेट करिए। वहाँ वो आपको लाइव एकदम रिज़ल्ट दे देगा कि इसमें वायरस है या नहीं है। अगर है तो वो लाल रंग से दिखा के उसकी पूरी डिटेल्स दे देगा कि वो ट्रोजन है या वो SMS स्पाई है या वो स्टीलर है या बैंकर ट्रोजन एजेंट है। तो आप उस ऐप को तो फिर कतई ही क्लिक मत करिएगा। बाकी फिर भी मैं यही राय दूंगा कि आप हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ये ऐप डाउनलोड करें तो आप सुरक्षित रहेंगे। और जो आपका जो दूसरा पॉइंट था कि भाई एपीके से रिलेटेड ही था। हाँ, कि उससे क्या कैसे बचने का उपाय। राइट। तो आई थिंक दैट इज़ द वे आउट कि आप वायरस टोटल से पूछ लें और वायरस टोटल आपको एक ग्रीन या रेड फ्लैग देगा। अगर ग्रीन है तो आप आगे बढ़िए, बट फिर भी मैं यही राय दूंगा कि आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, अनट्रस्टेड सोर्सेज को अलाउ ना करें। जी, अब प्लीज सर आप कुछ बोल रहे थे। इसके दो तरीके और है। एक इंडस ऐप स्टोर है जो हमारा भारत का खुद का ऐप स्टोर है, उससे डाउनलोड करिए। ऐप्स सारी सेफ इंडस ऐप स्टोर भी आ गया है, बिल्कुल रहती है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है या आपको समझ नहीं है वायरस टोटल, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं कि उस ऐप का रिव्यूज़ देख लीजिए
किसी भी आप ढंग के प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर पे जाएंगे तो आपको रिव्यूज़ दिख जाएंगे, वहाँ पे लोगों ने कमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा, वो डेवलपर कौन है, किसी ने कोई ऑफिशियल कंपनी है कि कोई सिर्फ एक ऐप लॉन्च करके किसी ने किया हुआ है, तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं। तो एक रेटिंग रिव्यू हो गया, डेवलपर कौन हो गया। तीसरा होता है ऐप क्या परमिशंस ले रही है जी। आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं एक फोटो की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपके कॉल लॉग्स क्यों ले रहा है, वो आपके एसएमएस क्यों पढ़ना चाह रहा है। तो आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपकी ऐप की परमिशंस बताता है कि ये इन चीज़ों का आपको एक्सेस देना पड़ेगा और उसी एक्सेस के बाद ये ऐप्स चलेगी। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो एक बहुत ही सीधी सादी ऐप डाउनलोड की थी जो फोटो देखने के लिए या फोटो खींचने के लिए, और उसमें इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, तो उन ऐप्स के लिए आप सतर्क हो जाएं। वहाँ पे या तो उसके थोड़ा फिर आप वायरस टोटल पे चले जाइए, उसका रिसर्च कर लीजिए। बट ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बिना किसी का और वेबसाइट पे गए हुए, या फिर सिर्फ अगर आपको 10 सेकंड में समझना है कि ये क्या चीज़ है। और अनुज जी, इसमें मैं एक Please, चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आप सब लोग व्यूअर्स के लिए कि थोड़ा सतर्क रहें। आजकल इंस्टेंट लोन ऐप के नाम से बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। वो ऐप्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, कहीं भी आप जैसे ही डाउनलोड करते हो वो आपकी फ़ोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर लेते हैं। एक छोटा सा टोकन आपको पकड़ा देते हैं लोन के नाम पे, और अगले दूसरे या तीसरे दिन से एक भयंकर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का रैकेट शुरू करते हैं। आपके दिए गए कॉन्टैक्ट्स और आपकी फ़ोटोज़ को ख़राब करके आपके रिश्तेदारों में स्प्रेड। फ़ौरन 1930 पे सूचित करें, इनसे कतई ना डरें, इनकी किसी भी डरावनी बातों में ना आएँ। और पहली और आखिरी बात ये है कि आपको ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करने ही नहीं है। आपको लोन चाहिए, हमारा आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनके अप्रूव्ड ऐप्स हैं, हमारे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन दे रहे हैं, दे आर रजिस्टर्ड, आप वहाँ से लें। तो एक शो को वाइंड अप करेंगे सर, लास्ट सवाल, कंक्लूडिंग रिमार्क भी। लेकिन रक्षित सर, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जामतारा और नूह जैसे जो हब्स बने थे वो नस्तनाबूद होंगे, ख़त्म होंगे, टूटेंगे? हाँ नहीं भाई, टूट, अब तो वो उनसे ज़्यादा एडवांस बन गए हैं, वो भी टूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये वही चोर पुलिस का खेल तो चलता रहेगा। लोग जागरूक रहें, ये टूटते हैं, बिखरते हैं, पकड़े जाते हैं। अभी पिछली 3-4 दिनों की आप न्यूज़ पढ़ लें तो हमने अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े रैकेट्स पकड़े हैं, बड़े बड़े रैकेट्स। वो डिजिटल अरेस्ट वाले हों, वो शेयर ट्रेडिंग वाले हों। तेलंगाना ने काफ़ी बड़ा रैकेट पकड़ा, इधर गुड़गांव तो 3-4 बार पकड़ चुके हैं, दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। तो एवरी स्टेट इज़ वर्किंग हार्ड, और I4C ने जो एक पूरा एक वो बनाया है कोऑर्डिनेशन सेंटर, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराधी की कोई बाउंड्री नहीं है। वो यहाँ से बैठ के किसी और स्टेट पे पैसा ले जाता है। तो इसके लिए ये जो मैकेनिज्म है I4C का, ये बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और यस, ये टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। जी जी। अब अनु सर, आपका लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। सर, साइबर अपराध तो रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आज तक चोरी नहीं बंद हुई है, डकैती नहीं बंद हुई है, सारे तरह के अपराध रहेंगे। क्योंकि जहाँ पर लोगों को थोड़ा इजी वे आउट दिखता है जी, वहाँ पे इजी मनी दिखता है, वहाँ वो लोग करेंगे। एंड मान लीजिए अगर हम इंडिया में इस पे रोक पूरी तरह से लगा भी देंगे, तो पिछले कुछ दिनों का अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे, काफ़ी इंडिया के बाहर पूरे के पूरे स्कैम कंपाउंड बने हुए हैं। हाँ। कुछ देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पर यहाँ से इंडिया के लोगों को नौकरी का झांसा देके लिया जाता है, वहाँ स्कैम सेंटर्स के अंदर बंद किया जाता है, एंड उन्हीं लोगों से स्कैम करवाया जाता है। तो आधे कॉल्स जो आपको लगता है जो व्हाट्सएप पे आते हैं कि वो भले ही इंडियन नंबर से आ रहे हैं, बट ये कॉल्स भी सारे बाहर से चल रहे हैं। तो ये रहेगा तो सही, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। बट जो हम लोगों को जो एक चीज़ करनी है, इसे मैं चूहे बिल्ली का खेल कहता हूँ, वो बचपन में कार्टून बहुत देखते थे जी। तो आपको सतर्क रहना है। आप जितना सेफ रहेंगे, जितना सिक्योर रहेंगे, वो किसी और को पकड़ेंगे। आज अगर कोई और कंट्री उनको इजी टारगेट मिल जाएगा, वो वहाँ जाएंगे। तो हमें अपनी तरफ से जो करना है वो बहुत सिंपल है, डर के नहीं रहना है, सावधान रहना है। ये कड़ी इसी तरह से टूटेगी, रिपोर्ट सबसे पहले करना है। जी जी। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो अनु सर, आपका बहुत शुक्रिया, और रक्षित सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।